तैयारी और तेज करनी पड़ गई होगी क्योंकि चुनाव तो लगता है पहले ही हो जाएगा। नहीं कह सकते कि सेवा भाव से हम लोग लगे। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को लेकर मैं पहले दिन से संकल्पित हूँ, आज भी। कि इसी सरकार में उसे सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी है। आपका मानना है कि आपके मौजूदा विधायक में क्रिएटिव नहीं है? रोजगार की व्यवस्था को लेकर कोई सार्थक पहल नहीं की गई। कि क्या कमी है आपके जैसे? कुछ कमियां डॉक्टरों में, कुछ हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में है। मुझे व्यक्तिगत यह पीड़ा अपनी विधानसभा को लेकर, जनता में अभी वो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारा आपका दायित्व बनता है कि अवेयरनेस देना। बस हमने 117 परिवारों को रोजगार से जोड़ा जयसिंहपुर में। सीआई के सीजीएम से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 10 टाइम जो मैं आपके यहाँ लगाऊंगा। रोजगार की बातें कोई नेता करता है तो आज का युवा जो है वो समझता है कि उसको ठग रहा है। अगर आप पकौड़ा भी तल रहे हैं तो लोगों को रोजगार उसमें दे। लोग सरकारी नौकरी कहोगे तो एक प्रदेश सरकार, भारत सरकार के पास एक लिमिटेशन है। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं आई मेरे नॉलेज में जिसमें लोगों ने जॉब किया हो उनको निकाल दिया गया। मजदूरी तय की जाए महंगाई के हिसाब से, उसका भी बढ़ना चाहिए। सरकार समय समय पे इस पहल को भी नोटिस कर रही है। सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी नहीं होती। एक अलग टाइप की व्यवस्था देने की कोशिश करूंगा। ट्रेडिंग भी व्यवस्था में हम लेके आए, मार्केटिंग अच्छी उनके बीच में उपस्थित करा दें तो निश्चित तौर पर किसान की भी आय दुगनी तिगुनी हो। पीडीए की चक्रव्यूह को इस बार जीत पाएंगे? पार्टी सिर्फ एक मोहरा, एक चेहरा, एक सिंबल होती है। चुनाव जीतना हारना बहुत ज्यादा निर्भर आपके नेतृत्व और प्रतिनिधित्व पे करता है। जातीय राजनीति ठीक है? नहीं, मैं जातीय राजनीति को नहीं मानता। अगर आप सामाजिक संरचना में तो सर समाज को लेकर चलना पड़ेगा। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा शुरू हो गई है। लगभग अब ये तय भी माना जा रहा है जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं कि चुनाव जो है अक्टूबर से नवंबर में होगा। ऐसे में न सिर्फ जो राजनीतिक दल हैं उनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, उनका काम बढ़ गया है, बल्कि जो टिकटार्थी थे, जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो सुल्तानपुर जनपद की जयसिंहपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावा ठोक रहे हैं और इस समय अपने क्षेत्र में रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। जी, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप मिश्रा सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो तैयारी और तेज करनी पड़ गई होगी क्योंकि चुनाव तो लगता है पहले ही हो जाएगा। नहीं, तैयारी नहीं कह सकते कि सेवा भाव से हम लोग लगे हैं। आप जानते हैं विगत 14 महीने से हम लोग क्षेत्रीय जन समस्या हो या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा लाभान्वित योजनाएं जो हैं उनको लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, लाभ दिला रहे हैं और जो क्षेत्रीय छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको निराकरण कराने की कोशिश किया जाता है। क्या ऐसी समस्या को आप देखते हैं जो आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है और आपको लगता है कि वो सिर्फ विधायक बनके ही दूर हो सकती है? विधानसभा में मैं जिस दिन गया उसी दिन से संकल्पित था। रोजगार को लेकर मैं पहले दिन से संकल्पित हूँ, आज भी हूँ और उसी पे मेरा अथक प्रयास भी है। उसका निराकरण मुद्दा नहीं है, उसका निराकरण होना चाहिए। मुद्दा कोई विषय नहीं बनना चाहिए लोगों के बीच में। रोजगार को लेकर मैं काम कर रहा हूं। जैसा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाया जाता, उनको लाभांश दिलाया जा रहा और उसमें मैं सफल भी हो रहा हूँ। लेकिन आपने कहा रोजगार आपके लिए प्रथम मुद्दा है, सबसे प्रायोरिटी पर है आपके। आप जिस पार्टी का टिकट मांग रहे हैं उसी पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है और इस समय युवाओं का एक ऐसा हुजूम है कि वो कह रहा है कि इसी सरकार में उसे सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पे तो एक सोशल मीडिया पे एक पार्टी भी रातों रात बन गई, उसने बड़ा प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ और सिर्फ मुद्दा बेरोजगारी और पेपर लीक। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, अगर मैं बेरोजगारी को मुद्दा मानूं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय नेतृत्व। सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जैसा कि आज वर्तमान स्थिति में मैं क्षेत्र में चलता भी हूं, लोगों के बीच में रहता हूं और लोगों से मिलता जुलता भी हूं। जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी है। आज अगर आप रोजगार की पहल को लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व जो आपके क्षेत्र में नेतृत्व करता है वो अगर मजबूत है, संगठित है, व्यवस्थित है और नॉलेज से
भरा है तो निश्चित तौर पे यह मुद्दा आपका नहीं कहने का बनेगा। मतलब है कि सरकार का बहुत दोष नहीं है, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों को उनको समझा नहीं जागरूक पा रहे, होने- योजनाओं को हाँ, क्रियान्वित नहीं कर पा रहे उनको हैं। जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा आपके पास कोई प्लान जिससे क्योंकि आप भी क्षेत्रीय राजनीति की तरफ जा रहे हैं और भाजपा का एक कल्चर है, वहां सलाह देना और सलाह लेना बहुत माना जाता है। आप तो विधायक को सलाह भी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करिए तो सरकार के योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। देखिए, सलाह देना ठीक बात है, लेकिन आपको खुद भी करना चाहिए, मेरा जो मानना है। अगर हम वहां गए हैं अपने परिवार, जयसिंहपुर परिवार को व्यवस्थित करने, विकसित करने, रोजगार के मुद्दे को हल करने, तो निश्चित तौर पे हमको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हमको उस नॉलेज में भरपूर होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपका आपसे, मानना है कि आपके मौजूदा विधायक जो क्रिएटिव नहीं है, देखिए दूरदर्शी नहीं मैं है। किसी व्यक्ति पे तीखा टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कहूंगा। मेरा मानना अभी तक जयसिंहपुर में, मेरे नॉलेज में अभी तक रोजगार की व्यवस्था को लेकर कोई सार्थक पहल नहीं की गई। लेकिन आज 14 महीने के अंदर हम लोगों ने लगभग 7 कैंप लगाए हैं जयसिंहपुर में। आज के दिन ही मैं उत्तर प्रदेश की SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM से मैं मिला हूं और उन्होंने संबंधित बैंकों को फोन भी किया। मैं इससे पहले वहां की GMDIC से, DM से, संबंधित KVIC से मिलने से कुछ हुआ? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, एक नेतृत्वकर्ता, सामाजिक समरसता में चलने वाला और अधिकारी के दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा रिश्ता होना चाहिए, तभी चीजें सार्थक होती हैं और योजनाएं पटल तक पहुंच पाती हैं। पहला तो शिक्षा मुद्दा होता है, रोजगार होता है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आज आप अभी बात कर रहे थे कि आपने स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, उनसे मुलाकात की है। कौन से मुद्दे मुलाकात की, क्या चर्चा हुई, आपकी क्या कमी है आपके जयसिंहपुर में? देखिए, मैं कोई राजनीतिक स्तंभ या वो दिखावापन की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत मिला माननीय डिप्टी CM साहब से और उन्होंने आश्वासन भी दिया। आश्वासन से ज्यादा मुझे भी जागरूक, अपने क्षेत्र की जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है कि बहुत सी चीजें हैं जो मेडिको को लेकर लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वह संस्थान में सुख सुविधाएं हैं, कुछ कमियां डॉक्टरों में, कुछ हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में है। अगर हमारा नेतृत्व मजबूत रहेगा, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधा की जो कमी है उस पर निगाह रखेगा, पैनी निगाह रखेगा, तो चीजें सही दिशा में संचालित होंगी और सही दिशा में संचालित होंगी तो लोगों को सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसी को लेकर हमने कहा कुछ कमियां जो इंस्ट्रूमेंट से लेकर दवा वितरण तक है उस पर भी मैंने चर्चा किया। और लगता है आप जिस प्लान समझ रहे हैं, कोई अभी तक की जो विधानसभा है उसमें कोई ऐसा विधायक है जो आप चाहते हो वैसा अपनी विधानसभा में कर रहा है और मॉडल आपकी विधानसभा में लागू किया जाए? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री को लेकर क्रिएटिव हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आज मुझे व्यक्तिगत यह पीड़ा अपनी विधानसभा को लेकर कि आज लगभग 4.5 साल हो गया इंडस्ट्रियल जोन घोषित हुई हमारे यहाँ 700 एकड़ का, और मैं जब GMDIC से मिला तो उन्होंने कहा अभी तक इसका 12 से 15% लेआउट नहीं कंप्लीट है, जिसके लिए हम इंडस्ट्री को ऑप्शन के रूप में यहाँ पे इनवाइट नहीं कर सकते। तो सरकार का काम, विभाग का, विधायक तो अपना सड़क, नाली, खड़ंजा, कानून बनाना, ये सब क्यों? रोजगार उसका मुद्दा नहीं हो सकता है? पलायन रोकना उसका काम नहीं है? प्रतिनिधि आवाज उठा सकता है, लेकिन उसके आवाज भी उठाना मजबूती है। आवाज उठाना मजबूरी केंद्र सरकार के CM युवा उद्यमी है, CMEGP है, PMEGP है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुद्रा योजना है, स्टार्टअप इंडिया की कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसको लेकर अगर आप जनहित में जाके जागरूक नहीं करेंगे, मैं मानता हूं जनता में अभी वो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारा आपका दायित्व बनता है कि अवेयरनेस देना, करना, उनके बीच में पहल करना। और लगभग हमने 117 परिवारों को रोजगार से जोड़ा जयसिंहपुर में, और आगे भी, आज भी जैसा SBI के CGM से जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 10 कैंप मैं आपके यहाँ लगाऊंगा, और बैठ के उसी दिन ही बहुत सारी फाइलों का निराकरण होगा, और हो भी रहा है। आपको नहीं लगता जब आप रोजगार की बातें कोई नेता करता है तो आज का युवा जो है वो समझता है कि उसको ठग रहा है? चाहे ये बड़े स्तर पर देख लीजिए, चाहे प्रशांत कुमार को देख लीजिए, उन्होंने मुद्दा उठाया, प्रशांत किशोर को, और ऐसे तमाम नेता आते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से आते हैं, कहते हैं हम ये बना देंगे, रोजगार दे देंगे, इलाका बदल देंगे, पेरिस बना देंगे,
ऐसे बहुत से 2 दशकों से दावे हुए, और अब जब भी कोई नेता कहता है तो युवाओं में वो जोश नहीं दिखता। क्या युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है क्या? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। आप किसी बात का मुद्दा उठाइए और मुद्दे के साथ उसका हल भी हो आपके पास। मैं देखता हूं बहुत सी पार्टियों के बहुत से नेतृत्वकर्ता जो लीडरशिप में अपने आप को पटल पे स्थापित कर रहे हैं। मुद्दा उठाना ठीक है, लेकिन आप उसमें हल कितना कर रहे हैं? भाई, अगर मैंने रोजगार का मुद्दा उठाया तो निराकरण और हल भी तो हम ही को करना चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो युवा है वो, आप कैसे रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या पकौड़ा तलना रोजगार मानते हैं? नहीं, पकौड़ा तलना भी, देखिए, अगर आप पकौड़ा भी तल रहे हैं तो लोगों को रोजगार उसमें भी। लोग तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देना चाहिए, अब पकौड़ा ही तलना होगा। देखिए, सरकारी नौकरी कहोगे तो एक प्रदेश सरकार, भारत सरकार के पास एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल जोन होता है तो आप अगर स्वयं में रोजगार स्थापित करते हैं तो 4-5 परिवारों को भी सृजित। आउटसोर्सिंग नौकरी को आप कैसे देखते हैं? आज सरकार भविष्य की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। 11 महीने की नौकरी, 11 महीने का टेंडर, 35 साल की उम्र में अगर किसी की नौकरी छीन ली जाए तो उस व्यक्ति का खर्चा, क्योंकि वो स्किल भी नहीं होता है उसके अंदर, एक पद पर एक नौकरी करता है और तुरंत नौकरी झट से चली जाती है। कैसे देखते हैं, ये कैसी प्रथा है, सही है या गलत? नहीं, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं आई कि मेरे नॉलेज में जिसमें लोगों ने जॉब किया हो उनको निकाल दिया गया हो। आउटसोर्सिंग में मानदेय भी बढ़ाया गया, मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें टेंडर बदल जाते हैं, फिर आदमी को टेंडर कंपनियां बदल जाती हैं, व्यक्ति नहीं बदलता है। व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, खुद ही छोड़ देता है, निकाल भी दिया जाता है। कई ऐसे मामले अगर इस तरीके छुटमुट घटनाएं हो रही हो तो मुझे नहीं नॉलेज है, लेकिन बड़ा एक सिंडिकेट, बड़ा एक ग्रुप नहीं निकाला गया है। चाहे वो मेडिकल लाइन में कोई काम कर रहा हो, चाहे सहकारिता विभाग में कर रहा हो, चाहे वो बिजली विभाग में काम कर रहा हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम जो काम कर रहा है उसको निकाल के दूसरा सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। ऐसा तो मेरे संज्ञान में, हाँ, ठीक चल रही है और उस पे प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार उस पर केंद्रित भी है, उस पर पैनी निगाह भी रख रही है। अभी देखिए, लास्ट टाइम में कुछ थोड़ा सा आंदोलन हुआ, लोगों को मानदेय सुख सुविधा बढ़ाई गई, तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों में बहुत सुधार हो भी रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना। अंतिम सवाल, ये आपकी विधानसभा से जुड़ा भी हो सकता है, आपके गांव से भी जुड़ा हो सकता है और आपके पूरे देश से जुड़ा ये मुद्दा है। सरकारी कर्मचारियों की या फिर लिमिटेड कर्मचारियों की या फिर व्यापारी अगर बिजनेस करता है तो महंगाई जुड़ती है, उसमें महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है। अगर प्रोडक्ट महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है तो अपना प्रोडक्ट महंगा कर देता है। लेकिन जो 4th क्लास जो लोगों का काम है, 3rd क्लास लोगों का काम है, 2010 में अगर उसे 10,000 रुपया सैलरी मिलती थी, आज अगर 18,000 भी मिलती है। लेकिन अगर तेल 2010 में अगर 70 रुपया लीटर मिल रहा था, आज 220 रुपया लीटर है। अरहर दाल अगर 70 में मिल रही थी तो आज 200 रुपए में बिक रही है। अगर बाइक अगर उस समय 70,000 में आ रही थी तो आज 95,000 में आ रही। तो मतलब महंगाई की तुलना में उसकी इनकम तो कम बढ़ी है। सरकार या फिर क्या सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो असंगठित ढांचा है उसका भी एक पैरेलल सिस्टम बनाया जाए कि उसकी भी मजदूरी तय की जाए, महंगाई के हिसाब से उसका भी बढ़ना चाहिए। देखिए, इस पे सरकार की पहल सार्थक भी हो रही है और उस पे काम भी कर रही है। चाहे आप दलहन तिलहन ले लीजिए, चाहे आप खेती किसानी के बीज से लेकर चाहे उनके उपजाऊ फसल का ले लीजिए, MSP रेट बढ़ाना समय समय पे बढ़ाती है। आपने याद दिला दिया, डाई कहाँ 800 रुपए में थी, डाई इस समय 1800 रुपए में। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ, कि एक समय था कि हम अपने बचपन के कार्यकाल पे जाएं जब गेहूं 600 रुपए 800 रुपए था, आज 2200 रुपए होगा। सरकार समय समय पे इस पहल को भी नोटिस कर रही है और नोटिस के अनुसार उसको बढ़ोतरी के रूप में बढ़ा भी रही है। अब हमको भी, आपको सबको सोचना पड़ेगा कि हम भी उसकी सुख सुविधाओं के अनुसार अपनी चीजों को बढ़ोतरी के रूप में स्थापित करने का काम करें। सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी नहीं होती, उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम सब समाज की होती है, जिसपे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले दिन ही कहा कि रमन जी, मुद्दा आपका विरोधाभास का नहीं होना चाहिए, मुद्दा आपका हल का हो, उसका निराकरण का भी होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज जरूरत सॉल्व करने की है और हर व्यक्ति, यानी कि आप अगर चुनाव में जाते हैं और विधायक बनते हैं तो आप एक ऐसा समन्वय स्थापित करेंगे जिससे असंगठित जो मजदूर हैं, किसान हैं और एक जो सिस्टम है युवाओं का, महिलाओं का, उसे समन्वय बैठाकर आप सरकारी योजनाओं को प्राइवेट योजनाओं से आप सबको जोड़ेंगे। बिल्कुल जोड़ूंगा और लोगों को
एक अलग टाइप की व्यवस्था देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हम लोग उसी पुराने दौर पे, जैसे लोग मैं देखता हूं अपने क्षेत्र में कि लोग अगर धान की फसल करते हैं कि उसके कुछ उपरांत बाद खेत खाली पड़ा रहता 3-4 महीने का टाइम पीरियड में, और उसके बाद वो गेहूं की फसल में चले जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उपयोग नहीं हो पा रहा और पारंपरिक खेती ही हो रही है। हाँ, और उनके बीच में ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। अगर उनको ट्रेडिंग भी व्यवस्था में हम लेके आए, मार्केटिंग अच्छी उनके बीच में उपस्थित करा दें, तो निश्चित तौर पे किसान की भी आय दुगनी तिगुनी हो जाएगी। आपने जो बात कही दुगनी, लेकिन आपने डेवलपमेंट की बातें की और बहुत सारी बातें की आपने, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, नौकरी, रोजगार, लेकिन जो राजनीतिक माहौल है इस समय जातीय सबसे चरम पर है, जातीय व्यवस्था। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का चक्र भी उरच दिया है। 2024 में आपकी पार्टी उस चक्र में फंस के शहीद भी हो, घायल हो गई थी, एक आप कह सकते हैं, काफी कम सीटें हो गई थी। क्या लगता है कि आपके जितने भी ये वादे दावे आपके मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के हैं, सब पीडीए के चक्रव्यूह को इस बार भेद पाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है प्रतिनिधित्व और नेतृत्व पे। मैं बार बार कहता हूँ, पार्टी सिर्फ एक मोहरा, एक चेहरा, एक सिंबल होती है, और चुनाव जीतना हारना बहुत ज्यादा निर्भर आपके नेतृत्व और प्रतिनिधित्व पे करता है कि किस रूप, किस विचारधारा से हैं। पार्टी का अपना एक फिक्स वोट बैंक होता है, और उसके साथ साथ उनके बीच में नेतृत्व और पार्टी का जो वहां मतलब आप जातीय राजनीति ठीक है कि कैसे? नहीं, मैं जातीय राजनीति को नहीं मानता हूँ। जातीय राजनीति पार्टी तो मानती है नहीं, जातीय राजनीति का सबका, पिछड़ा मोर्चा, दलित मोर्चा, देखिए वो एक विंग बनाई गई कि उस विंग के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और लाभांश दिया जाए। पार्टी का मतलब ये नहीं, इसको जातिवादता से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसको जातिवादता से नहीं जोड़ा जा सकता है कि अगर हम बाई कास्ट ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मणों के हित के लिए बात करूं, तो सब समाज हमसे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप सामाजिक समरसता में, तो सर समाज को लेकर चलना पड़ेगा, और पार्टी सर समाज को लेकर काम भी कर रही है। तो सुना आपने हमारे साथ, मैंने इनका एक परिचय और नहीं बताया कि प्रदीप मिश्रा सरकार एमएसएमई पीसीआई काउंसिल के चेयरमैन है, और पूरे देश में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और जागरूक करते हैं कि आप व्यापार करिए, और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से आप लाभ लीजिए, अपना व्यापार खड़ा कीजिए और खुद भी रोजगार पाइए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। हालांकि अब एमएसएमई पीसीआई का काम धाम के साथ हमें अब एक चुनावी राजनीति में भी पहुंच चुके हैं, और लगातार 14-15 महीने से अपने क्षेत्र में रहते हैं, एक्टिव हैं, और इनका साफ कहना है कि मुख्य तौर पर अगर कोई मुद्दा है तो रोजगार है। और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, उसमें रेडी पटरी का बिजनेस भी हो सकता है, किसानी भी हो सकती है, सब्जी, कोई जरूरी नहीं है कि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अच्छी खेती नहीं कर सकता, वो किसानी करेगा तो वो पिछड़ा कहलाएगा, ये नहीं। अगर वो किसानी करता है तो पारंपरिक खेती छोड़ के नए नए जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी खेती करे, और जब उस चीज की, जिस चीज की कीमत कम होती है उसी का रेट ज्यादा मिलता है। और बात रही स्वास्थ्य और शिक्षा की, उस पर भी उन्होंने अपना पक्ष